नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। राजधानी दिल्ली का देश और दुनिया में एक बड़ा नाम है, लेकिन अफसोस ये नाम जितना चर्चित है उतना ही बदनाम भी है। यूं तो दिल्ली से देश चलता है, सारे कानून भी यहीं बनते हैं और देश के विकास का एजेंडा भी यहीं से तय होता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसने दिल्ली के उस चेहरे को उजागर किया है जिस पर अपनी सत्ता बचाने के लिए सियासतखोर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट, ऑपरेशन राजधानी में बिकती लड़कियां। राजधानी दिल्ली, दिल वालों की राजधानी है दिल्ली, मनचलों की राजधानी है दिल्ली, खतरों की राजधानी है दिल्ली। यही दिल्ली अंधेरी रातों में खूबसूरती का एहसास भी कराती है, लेकिन यह एहसास सिर्फ इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय तक आते आते खत्म हो जाता है और शुरू हो जाता है राजधानी में गुनाहों का डर्टी गेम। आइए आपको आज एक कहानी दिखाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप अपनी बच्चियों को अकेले स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने से मना कर देंगे। इस कहानी के तार जुड़े हैं दिल्ली के बदरपुर के एक परिवार से। राजधानी दिल्ली में आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं और दिल्ली के हुक्मरान कानों में रुई ठूस कर अपनी योजनाओं का बखान रेडियो से लगाए टीवी चैनलों पर करते रहते हैं। इस परिवार ने अपनी आपबीती की हाजिरी दिल्ली के सभी दरबारियों से लगाई है, विधायक से लगाई, पुलिस से लगाई, मंत्री से लगाई और खुद को आम आदमी का मुखिया बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी लगाए। हम भाग भाग के थक गए। डीसीपी, एसीपी, थाना, पुलिस हर जगह जा चुके हैं, हर जगह गुहार मांग रहे हैं हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी बेटी से अब अगर ऐसा गंदा काम करा कोई शादी भी नहीं करेगा। हमारी ऐसी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, अपने को दुबे लिखते हैं हमारी बेटी के साथ। अब हमें न्याय दिलाया जाए इनसे। वो लोग मुझे धमकी देते हैं, तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, मुझे आते ही खड्डा कॉलोनी में तुम रहने नहीं दूंगा। ऐसे धमकियां हमारे घर में आके लड़के दे जाते हैं। मैं थाने में बोलने गई, बस मैं बहुत परेशान। हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए, मैं यहाँ से गाँव चली जाऊँगी छोड़ के। बस बेटी हमारी 9th क्लास में पढ़ती, छोटी सी जान है, इसमें बहुत मारा भी है। देख के रोती हूँ मैं उसके सामने, इतना दुखी हो रही। सारे मदरसा भी उन्हीं का है और मस्जिद भी उन्हीं की है और डॉक्टर क्लिनिक भी उन्हीं ने का है। और फ्लैट बना रखा, उस फ्लैट में हमारी बेटी को लेके गए, वहाँ पर हाथ बांध रखे थे सारा कुछ। अब मुझे इंसाफ दिलाया जाए। कहते हैं दर्द की कोई जुबान नहीं होती, जब अपने पर आता है तो खुद ब खुद आंखों के रास्ते उतर के सारी कहानी बयां कर देता है। इस परिवार की ये बच्ची महज 15 साल की है। पढ़ाई लिखाई की उम्र है और इस उम्र में अपनों से दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है, मोहब्बत भी होती है। लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसके अपने ही इसको अपना शिकार बना बैठे। लड़की को कुछ लड़के बहला फुसला कर दिल्ली से अगवा करते हैं और सीधे मुंबई ले जाकर बेचने की तैयारी में लग जाते हैं। यूं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला राजधानी में बहुत तेजी से फल फूल रहा है, जिसकी शिकार आए दिन कोई ना कोई नाबालिग लड़की आसानी से बन जाती है और पहुंच जाती है नुमाइश के उस कोठे पर जहां वो गुमनाम हो जाती है बिना किसी नाम के। आज पूरे भारत में ये जिस्म का कारोबार गंदी हवाओं की तरह फैल रहा है। अब आइए जरा इस लड़की की आप बीती आपको सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप अपने आने वाले कल को भूल जाएंगे और पूछेंगे ये काहे की राजधानी है भैया। मैं शाम 5:30 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ था। मैं पेपर देके स्कूल के बाहर निकली। स्कूल के कुछ ही दूरी पर इनकी गाड़ी खड़ी थी। जहाँ मेरा भाई गाड़ी लगाता वहाँ मैं देखने गई थी भाई आया है या नहीं आया। वहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी थी। इन्होंने मेरे को पीछे से आवाज़ लगाई, मोहिनी बोला। मैंने पीछे देखा तो इन्होंने बोला हम घर जा रहे हैं, जा तुझे भी घर छोड़ देंगे। मैंने बोला नहीं मेरा भाई आ रहा है, मैं चली जाऊँगी। बोला नहीं आज से चलेंगे, आज मैं तेरे को घर छोड़ दूँगा। इन्होंने पीछे वाला गेट खोल रखा था तो पीछे से इन्होंने मेरे को अचानक से अंदर खींचा।
सलमान जो था उसने मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया था और शादाब ने मेरे हाथ बांध दिए थे पीछे से। अंदर उन्होंने शीशे पे ब्लैक कलर का कुछ लगा रखा था, अचानक अंदर खींच लिया था। फिर वो उसके बाद मेरे साथ रास्ते में भी बदतमीजी की। फिर वो उसके बाद मुझे कोठी पे लेके आए। कहाँ पे? इनकी यहाँ कोठी है पुस्ते पे। यही? वहाँ कोठी पे लेके आए, वहाँ पे थोड़ी देर मुझे रखा, वहाँ पे मारा मतलब भी जब मुझे। तुम्हें लेके गए कोठी पे, तुम्हारे घर रास्ते गाड़ी निकली? यहाँ नहीं, वो आगे है। आगे ले गए? हाँ, वहाँ पे इन्होंने मुझे मारा भी और धमकियाँ भी दी कि कुछ अगर तूने चिल्लाया तो मैं तुझे मार दूंगा ये। फिर उसके बाद ये मेरे को यहाँ क्लिनिक पे लेके आया हूँ, मेरा क्लिनिक डी ब्लॉक में है। क्लिनिक जहाँ? फिर डॉक्टर इरफान और उनकी बीवी दोनों ने मुझे जफ़र के साथ कमरे में बंद कर दिया। जफ़र ने ज़बरदस्ती मेरे साथ गंदा काम किया था, मुझे मारा भी। फिर उसके बाद डॉक्टर इरफान और उनकी बीवी ने भी मुझे मारा था, बहुत डराया भी था। क्या बोल रहे थे वो लोग? कि अब तो मुसलमान बन चुकी है, अगर तूने इन जफ़र और इसके दोस्तों की बात नहीं मानी तो तुझे मार देंगे और तेरी लाश का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चली गई है। इस पूरी घटना से एक सवाल तो साफ खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली में एक लव जिहाद नामक बीमारी से इन जैसी सैकड़ों लड़कियां इस दलदल में बहुत तेजी से धंसती जा रही हैं और इस काले कारोबार को चलाने वाले आकाओं के तार दिल्ली से लगाए खाड़ी देशों के शेखों तक जुड़े हुए हैं। लड़की के अनुसार सबसे पहले जब उसको किडनैप किया गया स्कूल से, उसके बाद इस मदरसे के अंदर लेके आया गया उस क्लिनिक के बाद से। और ये जो मदरसा है अभी इसमें हालांकि निर्माण का काम जो है वो चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे के अंदर एक मौलवी हैं जिनकी देखरेख में पूरे निर्माण का जो कार्य है वो चल रहा है। काफ़ी बड़ा ये जो मदरसा है, यहाँ पे इसको बनाने का कार्य चल रहा है। अभी अंदर की अगर बात करें, अंदर कोई भी कमरे हालांकि अभी नहीं बन पाए, लेकिन अगर बात करें अंदर के हिस्से की तो जो मैकेनिक हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पर आने के बाद भी सुदर्शन न्यूज़ की टीम को भी कोई मौलवी नहीं मिला। हालांकि तमाम अगर बातों की को एक तरफ रख के देखें तो जिस तरीके से लड़की ने आरोप लगाए हैं उससे साफ लगता है कि ये लोग उस मामले में इनकी संलिप्तता थी। क्योंकि लड़की के मुताबिक जब उसे दिल्ली से अगवा किया गया तो इस बीच में उन आरोपियों ने कई मस्जिदों के मौलवियों और खाड़ी में बैठे आकाओं से बातचीत की। भाई, इस पूरे मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी तो दिल्ली पुलिस ने कर ली है, लेकिन इस गुनाह में भी कुछ आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। 3 लड़के थे जो लड़की को ले गए, 3 लड़के थे। एक डॉक्टर था, उसकी बीवी थी जिसके क्लिनिक पे ये आए, वहीं से इशारा हुआ। इसके बाद लड़की को मदरसा में ले गए। उसके बाद वो मौलाना ने उनको पैसे दिए, बाहर जाइए, उनको लेके जाइए। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया है, जबकि डॉक्टर और मौलवी अभी भी फरार हैं। यही वो हुमायरा क्लिनिक है जिस पर मोहिनी ने आरोप लगाया है डॉक्टर दंपति पर कि वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद डॉक्टर दंपति ने उनको एक कमरे में बंद भी किया था, जिसके बाद सीधा यहाँ से उनको मदरसे ले जाया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले के तार लड़कियों की खरीद फरोख्त के साथ साथ उन तमाम मस्जिदों से जुड़े हुए हैं जहां धर्म की आड़ में गुनाहों की धार लगाई जाती है और इन जैसे लड़कों को बाकायदा अल्लाह का दूत बताकर पर्दे के सामने पेश कर दिया जाता है। और फिलहाल हमारे संवाददाता सागर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सागर, आपने इस पूरी स्टोरी को कवर किया है, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया, किस तरीके से इस लड़की को अगवा किया गया और उसके बाद इसको भोपाल से बरामद किया गया? देखिए, बिल्कुल अमित, मोहिनी दुबे नाम की लड़की थी, करीब 15 साल एज है। हालांकि एग्जाम देने के बाद जिस तरह से उठाया गया था ऑल्टो कार के अंदर, बताया जो लोग थे, करीब 2 या 3 आरोपी बताए गए थे लड़की के मुताबिक। उसके बाद बहला फुसलाकर एक डॉक्टर की क्लिनिक की दुकान है जहां पर बताया जा रहा है जो आरोपी हैं उनकी भाभी भी रहती है। उसके बाद वहां पर भी लड़की के साथ मार पिटाई की गई थी। उसके बाद इनको लड़की को जो है मस्जिद में ले जाया जाता है। वहां पर हालांकि
मौलवी से मिलाया जाता है और कुछ पैसे जो हैं लड़की के मुताबिक वो आरोपियों को यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसके बाद लड़की और उसके जो आरोपी है उसको ट्रेन के द्वारा मुंबई की, हालांकि जो पुलिस के मुताबिक जानकारी मिल रही है, इनके पास से मुंबई की टिकट बरामद हुई थी। हालांकि भोपाल के अंदर जब हालांकि लड़की के मुताबिक बताया जा रहा था कि जो लड़का था जो साथ में जो आरोपी है उन्होंने चाकू लगा रखा था और कहा गया था कि अगर आप इस तरह का आप कहेंगे तो आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो लड़की सहमी थी, छोटी उम्र की लड़की थी, करीब 15 साल की लड़की की उम्र है। उसके बाद से पूरी तरह से लड़की जो थी डरी हुई थी, जिसके बाद भोपाल स्टेशन पर हालांकि किसी कारणवश रुके हैं, तो वहां पर जब लड़की रोने लगी थी उसके बाद से ही जो जीआरपी होती है वहां पर संदिग्ध देखकर, क्योंकि लड़का काफी बड़ा है लड़की से, उसके बाद ही जीआरपी ने वहां से गिरफ्तार किया गया था एक लड़के को। हालांकि जो दूसरे आरोपी थे, अब जो खबर मिल रही है यहाँ पर कि जो और दूसरे 3 आरोपी थे, दिल्ली पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब इस तरह की जो घटनाएं हैं अमित, हमने जब बदरपुर एरिया के अंदर जब हमने तहकीकात की थी आसपास, तो बहुत से लोग ऐसे थे, उनकी भी इसी तरह की समस्या थी कि हमारी भी लड़की हालांकि स्कूल के वक्त से गायब है, ट्यूशन के वक्त से। हालांकि कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने अभी तक वो पूरा जो मामला है इसलिए हाइट नहीं कर रहे, कहीं बदनामी की के डर से इस तरह की जो खबरें थी वहां के जो स्थानीय लोकल लोग थे। लेकिन जब हमारी टीम अमित जब क्लिनिक के पास गई थी तो वहां पर हमारे साथ भी इस तरह की बदतमीजी की गई थी। हालांकि ऊपर से बैट तक फेंक दिया गया था हमारी टीम के ऊपर। लेकिन जब दूसरी तरफ हम उनका दूसरे जो पक्ष था जिनके ऊपर आरोप लगा था उनका पक्ष जानने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन हमारी ही टीम के साथ बदतमीजी की गई थी। हालांकि अब दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस तरह का जो ट्रैफिकिंग वुमेन जो महिलाओं की ट्रैफिकिंग का यहाँ पर मामला है वो अब इस तरह का दिल्ली के अंदर। यहाँ पर एक बात हम जानना चाहेंगे, हमारे हो सकता है दर्शक जो हैं वो भी इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में हो। हम समझना चाहेंगे ये मामला है किस तरीके का, ये लव जिहाद का मामला है, ये धर्मांतरण का मामला है, या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है? देखिए अमित, अगर इस तरह की अगर पूरी बात को देखा जाए लड़की के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये लव जिहाद का ही मामला यहाँ पर बनता है, क्योंकि जिस तरह से लड़की को अगवा करके ही कहेंगे कि गाड़ी के अंदर बिठाकर वहां पर, हालांकि लड़की के मुताबिक कहा गया कि बदसलूकी भी कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, चोट के निशान भी लड़की ने बता रही थी। उसके बाद जब वहां पर मौलवी के पास ले जाया जाता है तो हालांकि पूरी तरह से क्या लड़की के साथ वो करना चाह रहे थे, क्यों क्या धर्म परिवर्तन भी करवाना चाह रहे थे, वहां पर नाम भी बदलवाना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों की जो साजिश थी यहाँ पर अमित, वो यही थी, आप या दिल्ली से भाग जाइए। मुंबई इनको भेजने की तैयारी चल रही थी और इनके पास से जो टिकट बरामद की गई थी वो मुंबई की ही टिकट बरामद की गई थी। तो कुल मिला के एक बड़ा जाल हालांकि कह सकते हैं, हालांकि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस जरूर कर रही है, इसके तार अभी और कहां तक जुड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आखिरकार वो मौलवी से वहां पर मिली थी, इस तरह का आरोप लड़की की तरफ लगाया गया है कि मिली, उसके बाद ही पैसे जो थे वो मौलवी ने वहां से दिया गया था। एक छोटी सी मस्जिद है बदरपुर में, वहीं पर भी ये लोग मुलाकात करने के बाद जो है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो धर्मांतरण का मामला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने खुद लड़की का बयान सुना है जिसमें लड़की साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है, उसको डराया गया, धमकाया गया और उससे कहा गया कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, यानी कि आपको हिंदू से मुसलमान बनना होगा। क्योंकि जिन 3 लोगों ने इस लड़की को अगवा किया ये इसके पड़ोस में रहने वाले थे, ये तीनों मुसलमान हैं और ये जो लड़की है वो जाति से ब्राह्मण है, हिंदू है, और इसको डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, और इसीलिए इसको धर्मांतरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा ठिकाना होने के नाते इस शहर की बदनामी भी कम नहीं है। दिल्ली की नापाक दलदल में कैसे फंसते हैं लोग और कैसे चलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि जो बात सामने आई है, लड़की ये भी बयान दे रही है कि जिन 3 लोगों ने इसको अगवा किया था, इन 3 लोगों ने अपने आकाओं से फ़ोन पर बात की है और पैसे के लेन देन की बात भी इसमें सामने आई है। दिल्ली का पूरी दुनिया में एक नाम है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा ठिकाना होने के नाते इस शहर की बदनामी भी कम नहीं है।
आखिर वो क्या बात है जो दिल्ली को मानव तस्करी का सबसे बड़ा गढ़ बनाती है? घर में काम दिलाने से लेकर शादी के झांसे और फिर जिस्म फरोशी तक, जब हकीकत जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कहते हैं दिल्ली वो शहर है जहां से देश चलता है। यही वो जगह है जहां से सारे कानून बनते हैं और यही वो ठिकाना है जहां से ये पूरे देश में लागू होते हैं। मगर अफसोस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में सारे कानून शायद यहीं आकर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज दिल्ली देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे बड़े अड्डे के तौर पर बदनाम नहीं होता। एक ऐसा अड्डा, या ये कह लीजिए कि एक ऐसी जगह जहां इंसानों की खरीद फरोख्त की शुरुआत भी होती है, दूसरे शहरों में उन्हें आगे बेचने के लिए यहाँ लाया भी जाता है। यही जिस्म फरोशी के अड्डों पर या फिर अलग अलग जगहों पर उन्हें बेचा भी जाता है। गरीबी और भुखमरी के चलते हर साल देश के पिछड़े राज्यों से हजारों लोग दिल्ली सहित देश के तमाम बड़े शहरों की तरफ भागे आते हैं। मानव तस्करी के धंधे से जुड़े लोग गरीबों की इसी मजबूरी का सालों से फायदा उठा रहे हैं। गरीब लड़कियों को घरों या फैक्ट्रियों में काम दिलाने के बहाने बहलाया फुसलाया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और ओडिशा जैसे राज्यों से पहले मानव तस्करी कर लड़कियों को ट्रेनों में दिल्ली लाया जाता है और फिर यहाँ से या तो उन्हें दिल्ली में ही बेच दिया जाता है या फिर प्लेसमेंट एजेंसी की मदद से महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के अलग अलग शहरों में पहुंचा दिया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2009 में मानव तस्करी के यहाँ तकरीबन 3000 मामले सामने आए। वहीं एक साल बाद यानी साल 2010 में ये 3422 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद अगले साल यानी 2011 में ये आंकड़ा 3517 पहुंच गया। मानव तस्करी का शिकार होने वाले इन लोगों में ज्यादातर लड़कियां थीं, जिन्हें जिस्म फरोशी के अड्डे तक पहुंचा दिया गया। तो बिल्कुल इस कहानी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी पेचीदा ये कहानी है और कई तरह के एंगल इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। इसमें लव जिहाद का मामला भी निकल कर सामने आ रहा है, इसमें धर्मांतरण का मामला भी सामने आ रहा है और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि जिस लड़की से बातचीत की है, खुद हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे जो संवाददाता हैं, दो संवाददाता वहाँ पर पहुँचे और ग्राउंड जीरो से उन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है। वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है, हालांकि उनके साथ हाथापाई भी इस दौरान हुई है, लेकिन इस परिवार से उन्होंने उनका हालचाल जाना है, उनके बारे में पूछा है, उस लड़की से बातचीत की है, जिसमें इस लड़की ने सारी बातों का खुलासा किया है और उसने साफ तौर पर कहा है कि उससे धर्मांतरण की बात भी की गई, उससे प्यार मोहब्बत की बात भी की गई और साथ ही ये भी इसमें बताया गया है कि उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात इसलिए निकल कर सामने आ रही है कि उसने कई बार, ये 3 लोग इसके साथ मौजूद थे, फ़ोन पर वो बातचीत कर रहे थे और लेन देन की बातचीत कर रहे थे, कई मौलवियों से बातचीत उसकी हुई है, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। तो भारत ही नहीं, दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बीमारी की तरह फैल रही है। नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको आंकड़े। नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। क्या है मानव तस्करी? किसी व्यक्ति को डराकर, बल प्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है। दुनिया भर में 80% से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। साल 2011 में लगभग 35,000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई, जिसमें से 11,000 से ज्यादा तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से थे।
कुल मामलों में से केवल 30% मामले ही रिपोर्ट किए गए। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में मानव तस्करी की समस्या लगातार बढ़ती देखी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी उम्र की लड़कियों को नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जाता है। इसके साथ ही झारखंड के आदिवासी इलाके की लड़कियां भी तस्करी का शिकार हो रही हैं। झारखंड में तस्करी का फैलता जाल। 2001 से जून 2013 तक राज्य में मानव तस्करी के 254 मामले दर्ज हुए। ये रिपोर्ट झारखंड सीआईडी की है। अब तक 179 मामलों में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं, लेकिन अभी भी 66 मामले लंबित हैं। अधिकतर मामलों में एक से ज्यादा बच्चों को बाहर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। साल दर साल दर्ज मामलों की संख्या बढ़ रही है। साल 2001 में राज्य भर में मानव तस्करी के सिर्फ 2 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2012 में ये तस्करी के मामलों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले जनजातीय बहुल इलाके रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, साहिबगंज में दर्ज किए गए हैं। झारखंड की सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अब तक 444 युवक युवतियों को महानगरों से मुक्त कराया है। तो राजधानी दिल्ली में किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ताज़ा मामला ये जो सामने आया है, यह है दिल्ली के बदरपुर इलाके में, जहां पर एक 15 साल की लड़की इनका शिकार बनी है। 3 ये जो लड़के हैं वो मुसलमान मुस्लिम समुदाय से वो ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने पहले इसको अगवा किया है। हालांकि एक डॉक्टर जो हैं, एक डॉक्टर का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। ये वो डॉक्टर हैं जहां पर ये लड़की जो है, जब भी इसको किसी तरह की कोई बीमारी होती थी तो इसके घर वाले और ये लड़की खुद वहां पर इसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराती थी। इस डॉक्टर की जो गतिविधि है, या यूं कहें कि संलिप्तता भी अब इसमें नजर आ रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर दिल्ली महिला आयोग कितना सतर्क नजर आ रहा है? देखिए अमित, निश्चित तौर पे ये जो पूरी रिपोर्ट थी, खुद जो स्वाति मालीवाल है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने साफ बोला है कि इस प्रोग्राम के बाद उन्होंने ये पूरा वीडियो लिंक हमसे मांगा है। और निश्चित तौर पे ये पूरे वीडियो लिंक और पूरी स्टोरी को देखने के बाद से दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी इस पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि स्वाति मालीवाल ने जो बातचीत मुझसे किया है, उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया है कि इस स्टोरी का वो पूरा जो उनको वीडियो लिंक है वो चाहिए, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग कार्रवाई करेगी आगे की। क्योंकि अब तक जो इस पूरे मामले पे अपडेट आया है, इसमें यही है कि जो आरोपी थी, जो मुख्य आरोपी थे, जैसा कि मेरे सहयोगी सागर कुमार बता रहे थे, मुख्य आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि क्लिनिक के डॉक्टर ये फरार है, लेकिन बड़ी खबर यही है, इस प्रोग्राम को देखने के बाद से दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उन्होंने इस प्रोग्राम का पूरा वीडियो लिंक मांगा है और आगे दिल्ली महिला आयोग खुद इस मामले पे आगे जो है वो पूछताछ करेगी अधिकारियों से। और जो ये पूरा मामला है राजधानी के अंदर, क्योंकि हम अगर इस पूरे मामले को सिर्फ एक करके मत देखें, जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे अपने दर्शकों को आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि राजधानी का कितना बुरा हाल है, खास करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो राजधानी के अंदर ये पूरा एक मामला चल रहा है, एक रैकेट चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी जोड़ के इस मामले को देख सकते हैं। क्योंकि जो परिवार है, ऐसे बहुत कम परिवार होते हैं अमित, की इस तरीके की घटनाएं होती हैं और वो परिवार सामने निकल के आते हैं। लेकिन इस परिवार ने एक हौसला किया है, एक हिम्मत किया है और हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी कि अपनी लड़की के साथ हुए इस घटना के बाद भी पूरा जो परिवार है ये सामने आया है और सामने आकर के फाइट कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत बड़ा इसको कहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ घटना घटती है, लेकिन किसी डर से, किसी भय से वो सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो सामने आया और उन्होंने आप बीती हमें सुनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी ये बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो सबसे बड़ा वादा और सबसे पहला वादा उसका यही था कि महिला सुरक्षा पर उसका जोर रहेगा। लेकिन हो क्या रहा है वो हम सबके सामने है, नतीजा क्या है वो हम सबके सामने है और फैसला आपको करना है। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।